चलिए, तो अब हमको रायपुर के कलचुरियों के बारे में बात करना है। हम लोगों ने रतनपुर के जो कलचुरी हैं उन सभी को देख लिया था, मतलब जितने भी जो शासक हैं उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। अंधकार युग जो हम लोगों ने देखा था 1222 ईस्वी में, आप लोगों को मैंने अंधकार युग बताया था। जब प्रतापमल शासन करते रहते हैं और उसके बाद का जो शासक हमको नहीं मिलता है, और वो जो मतलब ये जो डेट है 1222 के बाद का जो शासक हमको देखने को नहीं मिलता है। मतलब यहाँ तक 1222 तक तो प्रतापमल शासन कर लेते हैं, इसके बाद का जो शासक है उनके बारे में जानकारी नहीं मिलती है। और जब जानकारी मिलती है तो ये दो भागों में बढ़ जाता है ना, ये दो भागों में बढ़ जाता है। एक रायपुर के कलचुरी देखने को मिलता है और एक रतनपुर के कलचुरी देखने को मिलता है। दो प्रकार से इस प्रकार से कलचुरी वंश बढ़ जाता है और हमको ये अलग अलग दोनों को पढ़ना पड़ता है। तो रतनपुर की कलचुरी में हम लोगों ने जैसे कि क्या बात किया था, बहारेंद्र साय देखा था, बहारेंद्र साय, कल्याण साय, है ना, और लक्ष्मण साय, इस प्रकार से बहुत सारे शासक हम लोगों ने जो पढ़ा था उसको आप लोग देख लीजिएगा। रतनपुर की कलचुरी में जो शासक थे उनको, है ना। फिर ऐसे तरास रघु मोहन ऐसा था, तखत सिंह था, और उसके बाद क्या था, राज सिंह था। ठीक है, तरास, त से क्या था, तखत सिंह, राज सिंह, रघुनाथ सिंह, फिर मोहन सिंह, इस प्रकार से उसका सीक्वेंस था, मैंने आपको याद करवाया था। तो उसको हम लोगों ने पढ़ लिया है। मतलब जो रतनपुर के जो कलचुरी थे उन शासकों को हम लोगों ने पढ़ लिया है। रायपुर के जो कलचुरी उनके मतलब वो शासकों को हमको अभी यहाँ पर पढ़ना होगा। एग्जाम में खास करके शासकों का सीक्वेंस पूछा जा रहा है। इस प्रकार से जो भी शासक हैं उनका नाम दे दिया जाएगा और उसको अरेंज करने के लिए बोला जा रहा है, सही सीक्वेंस में अरेंज करना है। जैसे यहाँ पर मान के चलो 3-4 शासक को दे दिया है ना, इस प्रकार से मान कर चलो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 4 शासकों का नाम हमको दे दिया और बोल दिया जाएगा कि इसको क्रम में जमाओ, है ना। आगे पीछे करके इस प्रकार से दिया जाएगा, क्रम में जमाने के लिए बोला जाएगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि निम्न में से कौन सा शासक रायपुर के कलचुरी वंश से संबंधित नहीं है, इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है ना। और अभी पिछला 1-2 एग्जाम में इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं, मतलब क्रम में जमाने वाला जो प्रश्न है वो पूछा गया है, तो हमको इसको देखना होगा। देखिए, तो ये रायपुर की कलचुरी, तो इसके बारे में पहले तो हमको जानकारी कहाँ से मिलती है उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो देखो, इसके बारे में हमको 2 जगह से जानकारी मिलती है। एक तो याद रखेंगे, ये जो रायपुर के कलचुरी है, मतलब देखो कलचुरी को है वंश भी कहते हैं ना, ध्यान में रखेंगे। कलचुरी को क्या बोलते हैं, है वंश भी कहा जाता है। तो है वंशी शासकों की वंशावली का उल्लेख शिवरीनारायण के मंदिर के शिलालेख में उल्लेखित है। मतलब देखो, जो है वंश जो शासक हैं, मतलब ये जो कलचुरी वंश के जो शासक हैं, इनका जो उल्लेख है, खास करके यहाँ पर जो रायपुर के कलचुरी के जो शासक हैं, है ना, यहाँ पर रायपुर के कलचुरी के बारे में ही बात किया जा रहा है। और उस रायपुर के जो कलचुरी है उनको यहाँ पर है वंशी मतलब है वंशी के नाम से वहाँ पर उल्लेख किया गया है। कहाँ पर उल्लेख किया गया है, शिवरीनारायण के मंदिर में। ठीक है, शिवरीनारायण के जो मतलब वहाँ पर जो मंदिर है, उन मंदिरों में हमको ये शासकों का नाम देखने को मिलता है। मतलब जो है वंशी शासक है, ये जो नाम हम लोग देखने वाले हैं, ये नाम वहाँ पर इस प्रकार से उल्लेखित है, मतलब वहाँ पर शिलालेख में हमको प्राप्त हुआ है। तो एक तो ये एक सोर्स हो गया कि जो कलचुरी वंश है, रायपुर के जो कलचुरी है, उनका सोर्स कहाँ से हमको मिलता है। तो यहाँ से हमको मिल गया, कहाँ से, शिवनारायण के मंदिर से। और दूसरा चीज़ हमको ये मिलता है कि ये जो 2 शिलालेख हमको देखने को मिलता है ना, एक तो रायपुर और एक खल्लारी, ये 2 शिलालेख हमको देखने को मिलता है। और ये दोनों शिलालेख हैं ब्रह्मदेव राय का, है ना, ब्रह्मदेव राय का, जो कि एक रायपुर के कलचुरी वंश के एक शासक हैं। इन्हीं द्वारा ही इस शिलालेख का निर्माण करवाया गया था। मतलब रायपुर का शिलालेख और जो खल्लारी का शिलालेख है, इन दोनों शिलालेख का निर्माण ब्रह्मदेव राय के द्वारा ही निर्माण करवाया गया था। इसी में जो भी शासक है, इनके बारे में कुछ जो भी जानकारी हमको देखने को मिलता है, वो यहाँ से हमको ये जानकारी दे रहे हैं। मतलब कि एक जो स्रोत के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो 2 जगह से हमको, और 2 क्या 3 जगह से, है ना। जैसे यहाँ पर ये रायपुर और खल्लारी हुआ, और यहाँ पर शिवनारायण के मंदिर। तो इन सभी जगह से हमको इस प्रकार से रायपुर के जो कलचुरी है उनके बारे में जानकारी मिलती है। अच्छा, ध्यान रखिएगा, ये जो रायपुर का जो शिलालेख है ना, रायपुर से जो शिलालेख प्राप्त हुआ है, इस शिलालेख को नागपुर संग्रहालय में संरक्षित किया गया है ना। देखो, रायपुर से प्राप्त हुआ है लेकिन उसको कहाँ रखा गया है, नागपुर संग्रहालय में संरक्षित किया गया है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, एग्जाम में पूछा गया था ना, रायपुर शिलालेख को नागपुर संग्रहालय में, मतलब महाराष्ट्र का जो नागपुर है वहाँ पर संरक्षित किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हुआ। देखो, तो अब यहाँ पर एक पॉइंट और याद रखेंगे, रायपुर शाखा के जितने भी जो शासक हैं वो महाराज कुमार राजा की उपाधि धारण करते थे। ठीक, किसकी उपाधि धारण करते थे,
महाराज कुमार राजा की उपाधि ये धारण करते थे। तो इस पॉइंट को भी ध्यान में रखेंगे। चलिए अब देखो यहाँ पर जो जो शासक हैं, मतलब ये जो रायपुर के कलचुरी वंश के जो शासक हैं, उन शासकों को नाम हमको याद रखना होगा। तो इसको याद रखने के लिए हमको कुछ ट्रिक बनाना होगा, है ना। अब जैसे भी ट्रिक बनाना होगा आप बनाकर यहाँ पर याद रख सकते हैं, मैं अपने तरीके से आपको समझा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर पहले यहाँ पर क्या है, केशव देव है, ठीक है। हमको जब रायपुर के कल्चर के बारे में जानकारी मिलती है तो सबसे पहले यहाँ पर केशव देव का नाम हमको देखने को मिलता है। केशव देव जो है ये पहले शासक के रूप में यहाँ पर देखा जाता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखेंगे, सीजीपीएससी ने जो रायपुर कल्चुरी वंश के जो पहला शासक लिया है, रामचंद्र देव को लिया है, ठीक है। आयोग के अनुसार रायपुर कल्चुरी के जो संस्थापक हैं या फिर रायपुर कल्चुरी के जो पहले शासक हैं वो किसको ले लिया है, रामचंद्र देव को लिया गया है। ये इसलिए है क्योंकि इन्होंने रायपुर शहर की स्थापना की थी अपने पुत्र मतलब यहाँ पर ब्रह्मदेव राय के बारे में बात करेंगे। तो इस ब्रह्मदेव राय के नाम पर रायपुर शहर स्थापित किया गया था। इसी वजह से रामचंद्र देव को सीजीपीएससी ने मतलब आयोग ने रायपुर कल्चुरी वंश के प्रथम शासक या फिर संस्थापक के रूप में लिया है। लेकिन हमको और बहुत सारे सोर्स हैं जिसमें हमको केशव देव के बारे में जानकारी मिलती है कि मतलब रायपुर कल्चुरी के पहले शासक हैं। हालांकि ये खल्लारी में शासन कर रहे थे, ठीक है। कहाँ शासन कर रहे थे, ये खल्लारी में शासन कर रहे थे। खल्लारी जो है उसको राजधानी बना करके शासन कर रहे थे। महासमुंद में है खल्लारी, तो महासमुंद का जो खल्लारी है उसको राजधानी बना करके शासन कर रहे थे। तो पहला शासक के रूप में हम यहाँ पर केशव देव को देख रहे हैं, है ना। अब दोनों को ध्यान में रखना है आपको, केशव देव को भी ध्यान में रखना है। अब एग्जाम में अगर आ जाता है केशव देव नहीं दिया हुआ है तो उस कंडीशन में आपको क्या लेना है, रामचंद्र देव लेना होगा, क्योंकि सीजीपीएससी ने एक बार आंसर ले लिया है। तो पहला शासक हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा, केशव देव। देखो केशव देव है ना। उसके बाद दूसरा शासक के रूप में यहाँ पर लक्ष्मीदेव है, फिर सिंघड़देव है, फिर यहाँ पर रामचंद्र देव है, फिर ब्रह्मदेव है। इस प्रकार से शासक हैं, और भी शासक हैं, लेकिन इनको पहले तो आपको याद करने का कुछ ट्रिक बनाना पड़ेगा। तो देखो इसको कैसे याद रखना है, इसको आपको ऐसे याद रखना होगा, ऐसे याद रखना पड़ेगा। देखो केशव है ना, तो यहाँ पर केस याद रखिए। केस जो कि छत्तीसगढ़ी में हम बोलते हैं ना, बाल बाल जो होता है उसको केस कहा जाता है। तो केस मतलब केस। अब यहाँ पर लक्ष्मी है, तो देखो ऐसे याद रखना है, केस है लक्ष्मी का तो सिंह है राम का, ठीक है। ऐसे कुछ ट्रिक बना के याद रखना पड़ेगा। केस है लक्ष्मी का तो सिंह है राम का। इसके बाद यहाँ पर देखो ब्रह्म है, ठीक है। तो फिर से यहाँ पर ब्रह्म का केस है तो भुवनेश्वर का मान, ठीक है। ब्रह्म का केस तो भुवनेश्वर का मान, मतलब कि हमको कैसे याद रखना पड़ेगा, केस है लक्ष्मी का तो सिंह है राम का, ब्रह्म का केस है तो भुवनेश्वर का मान, ठीक है। ब्रह्म का केस है तो भुवनेश्वर का मान। इसके बाद यहाँ पर संतोष है सूरत में, संतोष है सूरत में तो सैनिक है मुंडा, तो सैनिक है मुंडा, ठीक है। यहाँ पर चामुंडा से मुंडा याद रखेंगे। अब यहाँ पर सैन सिंह है, मतलब कि यहाँ पर इसको सैनिक पढ़ लीजिए, ठीक है। तो संतोष है सूरत में तो सैनिक है मुंडा। अब यहाँ पर मुंडा के बाद यहाँ पर ये बंसी सिंह आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक दूसरा हमको ऐसे कुछ दूसरा ट्रिक बना के याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ तक जब भी मैं आपको समझाया हूँ ये मेरे ख्याल से समझ में आ चुका होगा। देखो कौन कौन सा है, केशव देव है, लक्ष्मी देव है, सिंघड़ देव है, रामचंद्र देव है, ब्रह्मदेव है, फिर यहाँ पर केशव देव है, फिर भुवनेश्वर है, फिर मान सिंह देव है, फिर संतोष सिंह देव है, सूरत सिंह देव है, सैन सिंह देव है और चामुंडा सिंह देव है। तो केस है लक्ष्मी का तो सिंह है राम का, ब्रह्म का केस है तो भुवनेश्वर का मान, संतोष है सूरत में तो सैनिक है मुंडा, ठीक है। संतोष है सूरत में तो सैनिक है मुंडा, ऐसे याद रखना पड़ेगा। केस है लक्ष्मी का तो सिंह है राम का, ब्रह्म का केस है तो भुवनेश्वर का मान, संतोष है सूरत में तो सैनिक है मुंडा। अब देखो यहाँ पर मुंडा है ना, मुंडा। अब मुंडन कब किया जाता है, जब किसी इंसान की मतलब किसी का मृत्यु हो जाता है तब वहाँ पर मुंडन किया जाता है। तो अब ऐसे याद रख लेंगे। यहाँ पर कल्चुरी वंश देख रहे हैं, हालांकि कल्चुरी वंश का तो वंश यहाँ पर समाप्त नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जैसे कि वंशी से वंश याद रख लेंगे, है ना। अब मुंडन होने का एक ऐसे रिलेट करके याद रख लीजिए कि वहाँ पर मृत्यु हो जा रही है किसी की, वंश वहाँ पर समाप्त हो जा रहा है, ऐसे टाइप से। तो यहाँ पर मुंडा से रिलेट कर लेंगे, यहाँ पर वंशी, वंशी जो वंश याद रख लेंगे, वंश याद रख लेंगे। तो वंश समाप्त हो जा रहा है। अब वंश वहाँ समाप्त हो जा रहा है तो बहुत सारा धन मिलेगा, है ना। किसी को अगर धन मिल गया, बहुत सारा किसी को अगर धन प्राप्त हो गया तो धन को पकड़ कर क्या करेगा, वो जैत खाम में चढ़ जाएगा, है ना। यहाँ पर जैत सिंह है तो जैत खाम, ऐसे कुछ याद रख लेंगे। इस प्रकार से जैत खाम होता है ना, ऐसे धन को लेकर के इस प्रकार से कोई आदमी क्या किया,
जैत खाम में चढ़ गया तो जैत सिंह है। फतेह सिंह, फतह लहरा रहा है, यहाँ पर झंडा लहरा है इस प्रकार से, मतलब जश्न मना रहे हैं, बहुत सारा धन संपत्ति आ गया बोल करके इस प्रकार से। तो हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पर मुंडा देखा, फिर यहाँ पर वंशी, वंश समाप्त हो जा रहा है, फिर यहाँ पर धन देखा, धन सिंह है ना, धन मिल गया, तो फिर जैत खाम में चढ़ गए इस प्रकार से, और फिर यहाँ पर क्या कर रहे, फतेह लहरा रहे हैं। अब इसके बाद आगे याद सिंह, ठीक है, वो जो जैत खाम में चढ़ा हुआ है अब उसको याद आता है कुछ, अब उसको पास्ट जो भी है वो सब उसको याद आता है, ये कि कितना वो गरीब था, बहुत सारा धन अभी उसको प्राप्त हो चुका है हालांकि, लेकिन कितना गरीब था या फिर जो भी है, इस प्रकार से चीज़ों को याद करता है ना, फतह वगैरह लहरा लिया इस प्रकार से ये याद करता है। याद करके ये उदास होने के बाद क्या होता है, देखो याद, याद इस प्रकार से याद सिंह हमको देखने को मिला। सोमदत्त, सोम, सोम रस पीता है, ठीक है, सोम रस मतलब कि शराब है, शराब पीना यहाँ पर शुरू कर देता है, इस प्रकार से क्या करेगा, यहाँ पर बैठ करके इस प्रकार से ये शराब पीना शुरू कर देगा, ऐसे, है ना। तो यहाँ पर क्या है, ठीक है, सोमदत्त है, सोमदत्त, और इसके बाद यहाँ पर बलदेव सिंह। अब यहाँ पर शराब पीता है तो इसको ऐसा लगता है कि मैं बलशाली हो गया, बल आ गया है ना, ऐसा टाइप को इसको लगता है कि क्या मैं बलवान हो गया ऐसे। तो बलदेव सिंह है, बलदेव सिंह। तो पहले यहाँ पर क्या किया, याद किया, है ना, याद किया, फिर सोम रस पिया, सोमदत्ता, फिर यहाँ पर उसको बल आ गया, मतलब कि शराब पीने के बाद वैसे भी आदमी उत्तेजित हो जाता है, लगता है कि मैं बहुत बलशाली हो गया ऐसे। तो बलदेव सिंह है। इसके बाद उमेंद्र सिंह, उमेन सिंह, अब इसको उमेन सिंह को ऐसे याद रखेंगे कि यहाँ पर ये मतलब ये बहुत बलशाली हो गया, बलशाली होने के बाद ऐसा होता है कि लड़खड़ाते हुए नीचे गिर जाते हैं, ऐसे गिरता है कि जैसे गेंद गिरता है ना, गेंद ऐसे नीचे अगर गिरता है तो वैसा कुछ ये कहाँ गिर जाता है, नीचे नीचे गिर जाता है। तो उमेन से गेंद याद रख लेंगे, उमेन सिंह से, है ना, ऐसे उमेन सिंह से गेंद, या फिर ऐसे जैसे भी इसको याद रखेंगे, उल्टा ही गिर जाता है ऐसे याद रख लेंगे, उसे यहाँ पर उमेन से, है ना। तो गेंद जैसा इस प्रकार से नीचे गिर जाता है, और नीचे गिरता है तो यह वीर गति को प्राप्त हो जाता है, मतलब कि बनवीर सिंह रहेगा, है ना, वीर गति को प्राप्त हो जाएगा, तो ये बनवीर सिंह है। इसके बाद अमर सिंह, अमर हो जाता है, ये नीचे गिरने के बाद क्या हो जाएगा, ये वीर गति को पहले इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा, खत्म हो गया। अब इसके बाद ये अमर हो जाता है, ठीक, ऐसा टाइप से इसको आप कुछ ट्रिक बना करके याद रखेंगे, कुछ ऐसे कहानी वगैरह बनाकर याद रखेंगे तब याद हो पाता है। देखो फिर से एक बार बताता हूँ मैं, केस है, केस है लक्ष्मी का तो सिंह है राम का, है ना, केस है लक्ष्मी का तो सिंह है राम का, ब्रह्म का केस है, ठीक है, ब्रह्म का केस है तो भुवनेश्वर का मान, ब्रह्म का केस है तो भुवनेश्वर का मान, संतोष है सूरत में तो सैनिक है मुंडा, संतोष है सूरत में तो सैनिक है मुंडा। अब मुंडा मतलब कि यहाँ पर वंश, वंश समाप्त, वंश खत्म यहाँ पर। तो यहाँ पर धन की प्राप्ति हुई, धन की प्राप्ति हुई तो जैत खाम में चढ़ गया, इस प्रकार से जैत खाम में चढ़ गया, जैत खाम में चढ़ के फतह लहराने लगा, झंडा लहराने लगा, है ना, झंडा इस प्रकार से फतह करने लगा। इसके बाद याद करने लगा, पास्ट को याद करने लगा, पुरानी चीज़ों को याद करने लगा, याद करके यहाँ पर सोमदत्त मतलब सोम रस पिया, शराब पिया, इस प्रकार सोम रस मतलब शराब पिया। फिर अपने आप को ऐसा बहुत बलशाली समझने लगा, मैं बहुत बलशाली हो गया, इस प्रकार से बलदेव ऐसे मतलब बलशाली समझने लगा। इसके बाद ये गेंद जैसा नीचे इस प्रकार से गिर गया, उमेंद, ठीक है, उमेंद से ऐसा गेंद जैसा नीचे गिर गया और वीर गति को प्राप्त हो गया और ये अमर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये छोटा सा कहानी के रूप में कोशिश की हमें बनाने का, हो सकता है आपको ये समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि याद रखने के लिए आपको कुछ किसी न किसी तरीके से याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है, इनके शासकों से प्रश्न बन रहे हैं। अब CGPSC वही कर रहा है जो थोड़े मतलब स्टूडेंट जिसको नहीं बना पाता है, जो जैसे टाइप के जो बहुत सारे पोर्शन होते हैं ना, कुछ पोर्शन ऐसे होते हैं जो कि याद नहीं हो पाता है, बच्चे जहाँ पे जाके फंस जाते हैं, वहाँ वहाँ से क्वेश्चन बनाने की कोशिश किया जा रहा है, तो उनको हमको ध्यान में रख करके पढ़ना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जितना भी जो वंश है उनको हम लोगों ने मतलब जितना भी जो राजा के शासक मतलब जितने भी शासक हैं उन सबको हम लोगों ने समझा। अब यहाँ पर देखो इनके द्वारा क्या क्या काम किया गया है उसको देखेंगे। तो जो केशव देव है, इन्होंने खल्लवाटिका या फिर खल्लारी को राजधानी बना करके शासन किया, ठीक है, खल्लारी को या फिर खल्लवाटिका को राजधानी बना करके शासन किया। फिर यहाँ पर लक्ष्मीदेव है ना, लक्ष्मीदेव, फिर सिंघड़ देव। देखो लक्ष्मीदेव का तो ऐसा कोई विशेष काम नहीं है ना, इसको ऐसा कोई स्पेशल चीज़ नहीं है, इसके बारे में तो याद नहीं रखना है, सीधे यहाँ पर सिंघड़ देव याद रखेंगे, सिंघड़ देव। तो इसके बारे में याद रखेंगे, बहुत बलशाली शासक था, ठीक है, क्या था, बहुत बलशाली शासक था। तो इन्होंने शत्रुओं से 18 गढ़ों को जीत कर उनको मतलब उनको अपने अधिकार क्षेत्र में लाया। देखो छत्तीसगढ़ में जो शिवनाथ नदी हम लोग इस प्रकार से देखते हैं, इस प्रकार शिवनाथ नदी है, नीचे में 18 गढ़, ऊपर में 18 गढ़,
ऊपर नीचे इस प्रकार से 18 गढ़ हमको देखने को मिलता है। तो नीचे वाला जो 18 गढ़ हमको ये देखने को मिलता है, इस 18 गढ़ में मतलब जितना भी इसके इस प्रकार से 18 गढ़ हमको ये देखने को मिलता है, तो इसको इन्होंने जीता मतलब कि यहाँ पर जो भी शत्रु थे, छोटे छोटे इस प्रकार से क्षेत्र में जो बहुत सारे छोटे मोटे जो शासक थे, राजा महाराजा थे, अपने अपने क्षेत्र में इस प्रकार से शासन जमा करके बैठे हुए थे, तो उन सभी शत्रुओं को पराजित किया, इन 18 गढ़ों को जीत लिया और जीत करके उन पर अपना अधिकार प्राप्त किया। मतलब कि देखा जाए तो पूरा 18 गढ़ों को संगठित करने का काम किसका है? सिंघड़ देव का है। इसके पहले जो केशव देव है, लक्ष्मी देव है, इन लोग शासन कर रहे थे, लेकिन इस प्रकार से जो खल्लारी वाला क्षेत्र है यहाँ पर शासन कर रहे थे और इनका कोई विशेष हमको चीज़ें मतलब जानकारी देखने को नहीं मिलता है। और जो सिंघड़ देव जब आए तो यहाँ पर 18 गढ़ों को जीतकर इस प्रकार से क्या किया, उन पर अधिकार क्षेत्र प्राप्त किया और शासन करना शुरू किया। अब इसके बाद रामचंद्र देव जो आते हैं, ये रायपुर शहर को बसाते हैं, है ना। इस प्रकार से खल्लारी में इस प्रकार से लोग शासन कर रहे हैं, लेकिन अब क्या करते हैं, इस प्रकार से रायपुर वाले क्षेत्र को मतलब रायपुर शहर को बसाएंगे। और रामचंद्र देव जब अपने मतलब रायपुर शहर को बसाते हैं तो ये जो रायपुर है इसको अपने पुत्र के नाम पर रखे हैं। मतलब इसका जो नाम है, रायपुर जो नाम रखा गया है, इसके पुत्र ब्रह्मदेव राय। किसके पुत्र? रामचंद्र देव के पुत्र। तो रामचंद्र देव के जो पुत्र हैं ब्रह्मदेव राय, इन्हीं के नाम पर ये रायपुर शहर की स्थापना की जाती है। ठीक है, रायपुर शहर की स्थापना करते हैं कौन? रामचंद्र देव। और ये अपने पुत्र के नाम पर, ब्रह्मदेव राय के नाम पर ये शहर की स्थापना करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना कि जो आयोग है ना, इसको पहले भी आपको मैं समझा चुका हूँ। आयोग रायपुर कल्चुरी के संस्थापक के रूप में इसी को लेता है। मतलब रामचंद्र देव को ही क्या करता है, रायपुर कल्चुरी के संस्थापक के रूप में मान लिया है। ठीक, आयोग ने CGPSC ने मतलब CGPSC ने रायपुर कल्चुरी के प्रथम शासक किसको माना है? रामचंद्र देव को। ठीक है, चलो, तो इस प्रकार से रायपुर जो शहर है उसकी स्थापना हो चुकी है, मतलब स्थापना हो गया, मतलब रायपुर शहर बस गया। अब इसके बाद ये जो ब्रह्मदेव है, मतलब कि रामचंद्र देव का जो पुत्र है ब्रह्मदेव, ये जब शासन संभालना शुरू करते हैं तो ये अपना राजधानी स्थानांतरित कर लेते हैं। मतलब कि 1409 में, कब? 1409 ईस्वी में खल्लारी से रायपुर अपना जो राजधानी है उसको ले आते हैं। मतलब कि खल्लारी से रायपुर ले आते हैं अपनी राजधानी को। यहाँ पर रामचंद्र देव खल्लारी में ही रह कर शासन कर रहे हैं, इसके ऊपर वाले जो शासक है वो भी क्या है, खल्लारी में रहकर शासन कर रहे हैं। लेकिन जो ब्रह्मदेव राय हैं, ब्रह्मदेव राय अपनी राजधानी कहाँ ले आते हैं? रायपुर ले आते हैं। रायपुर को बसाया किसने था? रामचंद्र देव ने बसाया था अपने पुत्र के नाम पर, है ना, पुत्र ब्रह्मदेव राय के नाम पर बसाया था। लेकिन रायपुर को राजधानी बनाने वाले जो शासक हैं, रायपुर को राजधानी किसने बनाया पूछा जाएगा तो क्या लेंगे? ब्रह्मदेव राय ने बनाया। और कब बनाया? 1409 ईस्वी में बनाया। ठीक है, तो इस प्रकार से रायपुर राजधानी बन गया। अब देखो, इनके द्वारा कुछ कुछ निर्माण कार्य किए गए हैं। पहली चीज़ तो यहाँ इन्होंने रायपुर और खल्लारी का 2 शिलालेख बनवाया, मतलब 2 शिलालेख खुदवाया फिर लिखवाया, ऐसे कह सकते हैं। तो इन्हीं 2 शिलालेख के माध्यम से हमको इनके वंश के बारे में जानकारी मिलती है। मतलब ये जो शासक है इनके बारे में हमको जो भी जानकारियाँ हैं वो कुछ जानकारी हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा हम लोगों ने जो शिवरी नारायण का जो शिलालेख है, शिवरी नारायण में जो मंदिरों में लिखा गया जो लेख है, वहाँ से भी हमको जानकारी मिलती है, उसको भी मैं आपको समझाया था। तो यहाँ पर रायपुर और खल्लारी के जो शिलालेख हैं, इन शिलालेख का जो निर्माण है ब्रह्मदेव राय ने करवाया था। ठीक है, ये ब्रह्मदेव राय ने करवाया था। और ये रायपुर जो शिलालेख है उसको नागपुर में रायपुर संग्रहालय में वहाँ पर संरक्षित किया गया, ये भी आपको मैं समझा चुका हूँ। ठीक है, तो 2 चीज़ हम लोगों को समझा। एक तो इन्होंने रायपुर खल्लारी का शिलालेख खुदवाया, रायपुर को अपनी राजधानी बनाया, मतलब जो खल्लारी राजधानी था उसके जगह पर रायपुर को अपनी राजधानी इन्होंने बना लिया 1409 ईस्वी में। इसका देखो 1415 में, ठीक है, 1415 में देवपाल नामक एक मोची था। ठीक है, ये था खल्लारी में, खल्लारी का निवासी था, है ना। हालांकि राजधानी कहाँ आ चुका है? रायपुर आ चुका है। लेकिन खल्लारी में जो देवपाल नामक जो मोची है, उनके द्वारा एक मंदिर का निर्माण किया जाता है। ठीक है, इसको नारायण मंदिर, मतलब नारायण मंदिर का निर्माण करते हैं, जिसको अभी वर्तमान में जगन्नाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जगन्नाथ मंदिर। तो ये जो नारायण मंदिर का निर्माण वहाँ पर किया जाता है वो किसके समय में हो रहा है? ब्रह्मदेव राय के समय में। ठीक है, ब्रह्मदेव राय के समय में क्या हो रहा है? नारायण मंदिर का निर्माण हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? ये खल्लारी में हो रहा है। ठीक है, खल्लारी में किया जा रहा है। मतलब खल्लारी में इस प्रकार से नारायण मंदिर का निर्माण होता है। कौन करते हैं? तो देवपाल नामक मोची के द्वारा ये किया जाता है। ठीक है, ये देवपाल नामक जो मोची है, इसके बारे में एग्जाम में ऐसा पूछा गया था कि कहाँ का निवासी था। ठीक है, कहाँ का निवासी? तो खल्लारी का निवासी था। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट लिया गया आंसर खल्लारी का निवासी है। खल्लारी में ही क्या किया जा रहा है इनके द्वारा? नारायण मंदिर या फिर जो जगन्नाथ मंदिर है उसका निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, इसको जगन्नाथ मंदिर के नाम से जानते हैं।
ठीक है, अब पूरी वाला जगन्नाथ मंदिर नहीं समझ लेना है, छोटा सा जगन्नाथ जगन्नाथ मंदिर है ये। तो इस प्रकार से नारायण मंदिर का निर्माण किया गया है कब? 1415 ईस्वी में देवपाल नामक मोची के द्वारा। इसके अलावा हाजीराज नाइक, देखो एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है? हाजीराज नाइक। अब यहाँ पर नाइक का अर्थ कुछ ऐसा है कि छोटे मोटे जो राजा महाराजा टाइप के, मतलब छोटे मोटे जो किसी क्षेत्र के जो कोई अधिकारी टाइप के रहते हैं ना, अधिकारी मतलब कि ऐसा समझ सकते हैं जैसे कोई गौटिया वगैरह टाइप के होते हैं, ठीक है, गौटिया या फिर थोड़े धनी लोग जो होते हैं ना, वैसा यहाँ पर इसका अर्थ है। तो एक हाजीराज नामक एक व्यक्ति थे, इन्होंने महादेव घाट में हटकेश्वर महादेव का मंदिर बनवाया। हटकेश्वर महादेव का मंदिर बनवाया, कहाँ पे बनवाया? महादेव घाट में, ठीक है, रायपुर के जो महादेव घाट है वहाँ पर हटकेश्वर महादेव का मंदिर हाजीराज नाइक के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। तो ये ब्रह्मदेव राय के समय में 4-5 जो काम होता है वो सब किया गया, ठीक है। हम लोगों ने ब्रह्मदेव राय के बारे में सबसे पहले तो क्या देखा कि रायपुर और खल्लारी के जो शिलालेख है वो बनवाने का काम किया ब्रह्मदेव राय ने। 1409 ईस्वी में राजधानी इन्होंने परिवर्तित कर लिया, रायपुर को अपनी राजधानी बना लिया ब्रह्मदेव राय ने। 1415 में देवपाल नामक जो मोची है उन्होंने खल्लारी में नारायण मंदिर का निर्माण करवा दिया, और हाजीराज नामक जो नाइक हैं उन्होंने महादेव घाट में हटकेश्वर महादेव का मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है। तो ये बहुत सारा काम जो है ब्रह्मदेव राय के शासनकाल में हमको देखने को मिलता है। इन्हीं के नाम पर यहाँ पर रायपुर शहर का नाम रखा गया है, और इन्हीं के शासनकाल में ही बहुत सारा जो काम है वो हमको देखने को मिलता है। अब इसके बाद जो भी शासक है इनका कोई विशेष जानकारी हमको प्राप्त नहीं होती है ना। हम सीधा पहुंच जाते हैं कहाँ? जैत सिंह के पास। ठीक है, जैत सिंह। देखो अब जैत सिंह के बारे में बस एक ही चीज याद रखेंगे, तो इसके समय में बलभद्र दास, है ना, बलभद्र दास द्वारा, मतलब एक व्यक्ति समझ जाइए इसको, एक बलभद्र दास नाम के व्यक्ति हैं, तो ये बलभद्र दास द्वारा रायपुर में दूधाधारी मंदिर का निर्माण किया गया, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि यहाँ पर इसके सेनापति थे या फिर ऐसा सामंत थे, ऐसा टाइप का कुछ मेंशन नहीं किया गया है। तो यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे याद रखेंगे, बलभद्र दास द्वारा दूधाधारी मठ का निर्माण किया गया, ठीक है। रायपुर में है ये दूधाधारी मठ मंदिर है। तो ये दूधाधारी जो मठ है या फिर दूधाधारी जो मंदिर है, इसका निर्माण बलभद्र दास द्वारा किया गया है। किसके समय में किया गया है? जैत सिंह के शासनकाल में किया गया है, ठीक है। लगभग ये 1604 से लेकर के 1615 के आसपास तक शासन करते थे, तो इसी बीच में इस प्रकार से दूधाधारी मठ का निर्माण हुआ है। चलिए, तो इस प्रकार से यहाँ पर यहाँ तक हुआ। अब देखो एक दो शासक और यहाँ पर हैं, मतलब ये जो शासक है इनका नाम तो मैं आपको याद करवा दिया था। लास्ट में यहाँ पर अमर सिंह को याद रखेंगे, अंतिम शासक हैं, ठीक है। कौन है? अंतिम शासक। चलिए अब देखो इसके बाद यहाँ तक देखो जितने भी जो शासक है उनको हम लोगों ने समझ लिया। अब लास्ट में आपको मैं क्या बताया था, कलचुरी वंश का अंत कैसे होता है वो भी आपको मैं समझा चुका था। जो भास्कर पंथ है, जो भोसला, एक भोसला शासक, मतलब कि नागपुर वाले क्षेत्र में जो भोसला थे, मराठा थे, भोसला जो शासक थे रघुजी प्रथम, उसके सेनापति भास्कर पंत। सेनापति कौन? भास्कर पंत। उन्होंने रतनपुर पर आक्रमण किया था, रतनपुर पर आक्रमण किया। उस समय रघुनाथ सिंह शासन कर रहे थे रतनपुर वाले क्षेत्र में। तो रतनपुर वाले क्षेत्र में जब शासन कर रहे थे और बहुत कमजोर थे, पुत्र वियोग में डूबे हुए थे, बहुत बुजुर्ग हो चुके थे, तो रघुनाथ सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया। किसके सामने? भास्कर पंत के सामने। भास्कर पंत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया किसने? रघुनाथ सिंह ने। तो 1741 ईस्वी में ये घटना हुआ था। ये घटना होने के बाद ये कह सकते हो कि जो मराठा हैं वो अब छत्तीसगढ़ में शासन करना शुरू कर देंगे। मतलब यहाँ से कलचुरी वंश समाप्त हो जाता है 1741 ईस्वी के आसपास, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि हम देखेंगे 1741 लेकर के 1753 तक ये रायपुर वाला कलचुरी है, तो यहाँ पर इसको पढ़िए, है ना। देखो मराठों ने 1750 ईस्वी में रायपुर की लहुरी शाखा के कलचुरी शासक अमर सिंह को अपने नियंत्रण में ले लिया। यहाँ पर जो अमर सिंह है ना, इसको भी 1750 ईस्वी में क्या कर लिया? अपने नियंत्रण में ले लिया। पहले तो यहाँ पर रघुनाथ सिंह को अपने नियंत्रण में लिया, फिर यहाँ पर जो अमर सिंह है इसको भी अपने नियंत्रण में ले लिया था, ठीक है। और एक मोहन सिंह के बारे में बात किया था, जो रघुनाथ सिंह है उसके बाद मोहन सिंह को वहाँ पर शासक बनाया गया था रतनपुर वाले क्षेत्र में। ऐसे मैंने आपको समझाया था, है ना। रतनपुर के कलचुरी को देखिएगा, अंत में जो मैंने लास्ट में जो मैंने आपको समझाया था ना कि रघुनाथ सिंह को पदस्थ करके, मतलब पद से हटा करके जो मोहन सिंह है उसको शासक बना दिया जाता है, ठीक। ऐसा टाइप मैंने बताया था। और फिर कुछ समय बाद प्रत्यक्ष रूप से जो भोसला है वो आकर के शासन करते हैं, ऐसा हम लोगों ने देखा था। तो इस प्रकार से रायपुर के कलचुरी के जितने भी शासक हैं उनको ध्यान में रखेंगे, खास करके यहाँ पर जो इसका सीक्वेंस है उसको ध्यान में रखना है।
अगर डेट में अगर याद रखने लायक कुछ है तो एक तो इसको याद रख लेंगे, है ना। ब्रह्मदेव राय कब से कब तक शासन किए हैं, 1400 से लेकर के 1420 ईस्वी तक शासन किए हैं। एक तो रामचंद्र देव को याद रख लेंगे, है ना। ये इस प्रकार से रामचंद्र देव, इन्होंने रायपुर शहर को बसाया था, इसलिए याद रखना जरूरी है। 1380 से लेकर के 1400 तक। फिर यहाँ पर ब्रह्मदेव हम लोगों ने समझा, है ना। फिर यहाँ पर डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं, डायरेक्ट आप इसी तरह अमर सिंह को याद रखिए। इधर के बीच का कोई ऐसे डेट को याद रखने की जरूरत नहीं है, सीक्वेंस को बस याद रखेंगे, ठीक। इसका क्रम को याद रखना होगा। देखो अब यहाँ पर जो कलचुरी वंश के जो मंत्रीगण वगैरह हम लोग देखते हैं, इसको मैंने नहीं समझाया था। हालांकि कलचुरी वंश को जब हम लोग पढ़ते हैं, रतनपुर का कलचुरी समाप्त होता है, उस समय हमको इसको पढ़ लेना चाहिए था, लेकिन इसको अभी मैं आपको समझा देता हूँ। कुछ कुछ क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके आधार पर मैंने यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको मैंने शामिल किया हुआ है। तो ये जितने पॉइंट यहाँ पर लिखे गए हैं उसको आपको अच्छे से याद रखना होगा, अच्छे से रट लेना होगा, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं। कलचुरी वंश से जितने प्रश्न बनने थे वो सब प्रश्न बन चुके हैं। अब नया जो प्रश्न बनाया जा रहा है सब यहाँ से बन रहा है। देखो, तो कलचुरी कालीन जो मंत्रीगण है और जो अधिकारीगण है उनको हमको यहाँ पर देखना है। मंत्री हो या फिर जो अधिकारी हैं उनको क्या क्या कहा जाता था, ये हमको यहाँ पर समझना है। देखो, अमात्य, है ना। अमात्य किसको कहते थे? तो अमात्य वर्तमान के भी जो मंत्री परिषद होता है ना, उससे आप रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे छत्तीसगढ़ में बात करेंगे तो जितने भी विधायक हैं उसमें से कुछ विधायक ऐसे होते हैं जिनको मंत्री बनाया जाता है ना। मंत्री का पद मतलब मंत्रिमंडल गठन करते हैं। उस मंत्रिमंडल में जितने भी जो मंत्री होते हैं और उन मंत्रियों का एक मुखिया होता है जिसको बोलते हैं क्या, मुख्यमंत्री। छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो विधानसभा की अगर बात करते हैं तो जितने भी विधायक हैं उसमें कुछ मंत्री का एक मुखिया मुख्यमंत्री। वैसे अगर हम केंद्र में बात करेंगे तो जितने भी जो सांसद हैं उसमें कुछ मंत्री होंगे और एक उनका मतलब मुखिया होगा, उसको हम प्रधानमंत्री कहते हैं, जैसे कि मोदी। और उनके साथ इस प्रकार से जो मंत्रिमंडल रहेगा वो रहेगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो अमात्य है, ठीक है, अमात्य का मतलब यहाँ पर जो मंत्री परिषद है उससे है, ठीक। अमात्य मतलब कि मंत्री परिषद का सदस्य। जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ में अगर मैं बात करूँ तो अगर जैसे देखें वित्त विभाग अगर देखें तो किसके पास है, ओपी चौधरी के पास है। तो ओपी चौधरी एक मंत्री हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ओपी चौधरी को हम यहाँ पर अमात्य के रूप में ऐसे देख सकते हैं, सिर्फ समझने के लिए ना। अमात्य अगर बोला जा रहा है तो अमात्य मतलब मंत्री परिषद का एक सदस्य। मंत्री परिषद का किसी भी सदस्य के यहाँ पर अमात्य कहा जाता था। तो मंत्री परिषद का सदस्य इनको क्या कहते थे, अमात्य कहते थे। इन्हीं के माध्यम से प्रशासन संचालित होता था। जो शासन है, शासन प्रशासन है, वो किसके माध्यम से संचालित होता था, अमात्य के माध्यम से संचालित होता था। मतलब कि मंत्री परिषद के सदस्यों के माध्यम से संचालित होता था। महाअमात्य, महाअमात्य मतलब उन अमात्यों में जो प्रमुख होता था, जो मुखिया होता था, उसको महाअमात्य कहा जाता है ना। मतलब महाअमात्य मतलब ये कह सकते हो, इसको आप प्रधानमंत्री से रिलेट कर सकते हो। जितने भी मंत्री हैं, मंत्री का एक मुखिया होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, महाअमात्य बोलेंगे। मतलब जैसे कि मंत्री है, मंत्री का एक प्रधान होगा, उसको प्रधानमंत्री बोल देंगे। तो इसी प्रकार से यहाँ पर महाअमात्य है। राजा का प्रधान या फिर सबसे प्रमुख अमात्य, सबसे प्रमुख जो अमात्य होता था उसको क्या बोल देते थे, महाअमात्य बोलते थे, ठीक है। तो अमात्य, इसको हम मंत्री परिषद के सदस्य के रूप में देखेंगे। मतलब कलचुरी कालीन ऐसा जो उसका शासन व्यवस्था था, मतलब प्रशासन जो वहाँ पर चलता था वो इन्हीं के माध्यम से इस प्रकार से चलता था। तो अमात्य होते थे मतलब कि मंत्री परिषद होता था। महाअमात्य होता था जो कि मंत्री परिषद का मुखिया होता था, है ना। और जो मंत्री परिषद का मुखिया होता था वो मुखिया राजा का प्रमुख होता था, ठीक है, राजा का प्रधान होता था। जैसे कि राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति को आप राजा के तौर पर समझ सकते हो। प्रधानमंत्री को महाअमात्य कह सकते हो, ठीक, इस प्रधानमंत्री को महाअमात्य कह सकते हो। राष्ट्रपति को आप राजा कह सकते हो और अमात्य मतलब कि मंत्री परिषद कह सकते हो। तो इस प्रकार से ऐसे ये शासन व्यवस्था संचालित होता था। अब याद रखेंगे महाप्रमात, है ना। महाप्रमात क्या होता था, महाप्रमात होता था जमाबंदी विभाग का प्रमुख। जमाबंदी विभाग का जो प्रमुख होता था, जो कि लगान अधिकारी, जो भूमि में लगान निर्धारित करता था। मतलब कितना, किस क्षेत्र से लगान वसूलना है, किस क्षेत्र में लगान लगाना है, किस क्षेत्र में लगान नहीं लगाना है, कहाँ से कम लगान वसूलना है, इस प्रकार से जो लगान निर्धारित करता था, या फिर जो जमाबंदी पुस्तिका को जो संभालता, मतलब जमाबंदी चीज़ों को हैंडल करता था, ठीक है। ज़मीन से रिलेटेड जो भी काम काज है उन सब चीज़ों को क्या करता था, हैंडल करता था। भूमि में लगान कहाँ से वसूला जाएगा, कितना वसूला जाएगा, कौन कौन सा क्षेत्र है, कौन कौन से गढ़ में कौन कौन सा
इस प्रकार से चीज़ें हैं, उसको संभालता था, उसको क्या बोलते थे? महाप्रमात। ठीक है, एग्जाम में ये भी पूछा गया है ना, तो ध्यान में रखेंगे, ये पूछा गया है और यहाँ पर अमात्य पूछा गया है। अमात्य मतलब कि मंत्रिपरिषद के सदस्य, और यहाँ पर महाप्रमात मतलब क्या है? जमाबंदी विभाग का प्रमुख या फिर प्रमुख लगान अधिकारी, जो भूमि लगान को निश्चित करता था। ठीक है, कहाँ कहाँ से कितना लगान वसूलना है वो सब निश्चित इन्हीं के मतलब इसी के माध्यम से किया जाता था, महाप्रमात के माध्यम से। इसका है महासंधि विग्रह। विदेश विभाग का जो प्रमुख होता था उसको महासंधि विग्रह के नाम दिया गया है। ठीक है, मतलब कहा जाता था कलचुरी के समय में महासंधि विग्रह कहा जाता था किसको? जो विदेश विभाग का प्रमुख होता था उसको। तो यहाँ पर संधि से रिलेट कर लेंगे। संधि मतलब कि ऐसे जोड़ना होता है, तो एक देश से दूसरे देश के बीच में अगर संबंध को अगर अच्छे से जोड़ के रखना है, अच्छे से उसको मतलब कि रखना है, तो वहाँ पर क्या होगा? संधि। इस प्रकार से आप देखे भी हैं बहुत सारा संधि इस प्रकार से शासकों के बीच में, राजा महाराजा के बीच में होता था। अंग्रेज जब आए थे तो उससे बहुत सारा जो युद्ध हुआ उसमें बहुत सारा संधि होता था। तो संधि मतलब कि एक देश मतलब कि यहाँ पर पूरे भारत देश को नहीं जोड़ देना। भारत में बहुत सारे छोटे छोटे क्षेत्र हैं जहाँ पर अलग अलग शासन मतलब जो शासक हैं वो शासन कर रहे हैं, तो एक शासक दूसरे शासक के साथ संधि करता था इस प्रकार से। तो वो इससे रिलेटेड जो भी कामकाज होता था उसको कौन देखता था? यहाँ पर महासंधि विग्रह। मतलब कि विदेश विभाग का जो प्रमुख होता था वो कौन था? महासंधि विग्रह, उसको नाम दिया गया है, विदेश विभाग का प्रमुख। इसका देखो महाभंडागारिक है ना, महाभंडागारिक। तो ये मतलब यहाँ पर भंडार से ऐसे देखो, भंडारगारिक किस प्रकार से लिखा है, भंडागारिक किस प्रकार से लिखा हुआ है, तो भंडार से ऐसे कुछ रिलेट करेंगे तो क्या होगा? कोषाध्यक्ष है ना, कोष को जो संभालता था, मतलब जो खजाना को देखता था ना, जो मुख्य जो कोषाध्यक्ष होता था उसको यहाँ पर महाभंडागारिक कहा गया है। ठीक है, जो कोष खजाना को संभालने वाला जो मुख्य कोषाध्यक्ष होता था उसको यहाँ पर महाभंडागारिक बोला जाता था। ठीक, कलचुरी वंश में। इसके बाद है महाबलाधिकृत। अब यहाँ पर बल से याद रखेंगे, जिसके पास बल रहेगा वो क्या? सेना का काम करेगा, है ना। मुख्य सेनापति क्या बोलते थे? महाबलाधिकृत कहा जाता था। इसका बाद यहाँ महाक्ष पटलिक। अब यहाँ पर राजस्व विभाग, ठीक है, राजस्व विभाग का जो मुख्य होता था उसको महाक्ष पटलिक इस प्रकार से ये बोला गया है। दांडिक न्याय अधिकारी है ना, दंड देने वाला अधिकारी है ना, तो इस प्रकार से दांडिक से ही पता चल जा रहा है कि दंड देने वाला अधिकारी मतलब कि न्याय अधिकारी होगा। नैमित्तिक, नाम वगैरह को पढ़ने वाला है ना, मतलब कि ज्योतिषी। नैमित्तिक मतलब कि नाम पूछ करके उसके बारे में जो भी जानकारी दे देना, जैसे सुहानी शाह है ना, सुहानी शाह तो चलो छोड़ो, अलग हो जाएगा वो, है ना। मन की बातों को पढ़ लेना या फिर नाम के माध्यम से वहाँ पर जो भी उसका भविष्यवाणी कर देना, ऐसे टाइप के जो ज्योतिषी होते थे उसको नैमित्तिक कहा जाता था। ठीक है, नैमित्तिक इस प्रकार से। तो ये इस प्रकार से जो भी प्रमुख जो अधिकारीगण है और जो प्रमुख मंत्रीगण है उसको हम लोगों ने यहाँ पर समझा। देखिए अब इसके बाद रतनपुर के अलग अलग समय में अलग अलग नाम था, इसको एक बार देख लीजिएगा, हो सकता है यहाँ से प्रश्न बने, और प्रश्न बना भी है। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था, महाभारत काल में रतनपुर को रत्नावलीपुरी कहा जाता था, है ना। कलचुरी काल में कुबेरपुर कहा जाता था। ये सब प्रश्न बन चुके हैं ना, कुबेरपुर वाला प्रश्न बन चुका है। तो महाभारत काल में जो रत्नावलीपुरी कहा जाता था ये प्रश्न बन चुका है ना, ये दोनों प्रश्न बन चुके हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। सतयुग में मणिपुर कहा जाता था, त्रेता युग में माणिकपुर कहा जाता था, द्वापर युग में हीरापुर के नाम से जाना जाता था, है ना, रतनपुर को। महाभारत काल में हम लोगों ने क्या देखा? रत्नावलीपुरी और मणिपुर, ये दो नाम से जानते थे। कलचुरी काल में हम लोगों ने क्या देखा? कुबेरपुर कहा जाता था। हम लोगों ने देखा था कि जो रत्नदेव प्रथम है, जब बहुत सारा तालाब खुदवा देते हैं रतनपुर में, तो बहुत सारा तालाब खोदने की वजह से वहाँ पर जो लोग होते हैं वो समृद्ध होना शुरू हो जाते हैं, मछली पालन करते हैं, खेती करते हैं, उससे क्या होता है? समृद्धि बढ़ता है। तो धन धान्य की मतलब जो खजाना है, रतनपुर वाले जो क्षेत्र है वहाँ के लोग समृद्ध होते हैं, वहाँ का खजाना बढ़ जाता है, इसलिए उसको कुबेरपुर की संज्ञा दिया जाता है ना, रत्नपुर की संज्ञा दिया जाता है। ऐसे देखो रतनपुर को, ठीक है। तो कलचुरी कालीन जो रतनपुर है उसको कुबेरपुर की संज्ञा मतलब कुबेरपुर कहा जाता था। वर्तमान नाम रतनपुर का क्या है? मतलब रतनपुर है ना। अन्य नाम चतुर्युगीपुरी, ठीक है, चतुर्युगीपुरी। अन्य नाम में क्या रहेगा? चतुर्युगीपुरी रहेगा, ठीक है। मतलब पौराणिक नाम में कह सकते हो, रतनपुर का पौराणिक नाम चतुर्युगीपुरी है, ऐसा टाइप का है। चलो, तो इस तरह से रतनपुर के जो भी नाम वगैरह है वो हम लोगों ने समझा। अब देखो एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर और है। एक तो याद रखेंगे, संपूर्ण जो कलचुरी जो राज्य था वो गढ़ों में मतलब कि प्रांतों में विभाजित था, ठीक है। प्रांत अलग अलग प्रांतों में बांटा गया था कलचुरी वंश को, मतलब कि गढ़ों में बांटा गया था। प्रांत ना करके उसको गढ़ कहेंगे, ठीक है।
इस प्रकार से हम लोग जैसे कोई एक गढ़ देखते हैं, छत्तीसगढ़ मतलब छत्तीसगढ़ में अगर हम देखो, छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करेंगे तो 36 गढ़ था। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ है, इस प्रकार से ऊपर में इस प्रकार से 36 मतलब 18 गढ़। शिवनाथ नदी के उत्तर में 18 गढ़, शिवनाथ नदी के दक्षिण में इस प्रकार से 18 गढ़। इसको मैंने आपको समझा चुका है ना। प्रशासन वाले जो टॉपिक है छत्तीसगढ़ का, उसको मतलब कल्चुरी वंश का, उसमें मैंने आपको समझाया था। तो टोटल इसमें 36 ठो गढ़ हमको देखने को मिलते थे, कल्चुरी वंश में 36 गढ़ थे। तो संपूर्ण कल्चुरी राज्य प्रांतों में मतलब कि गढ़ों में विभाजित था, है ना, गढ़ों में विभाजित था। ठीक, ये पॉइंट याद रखेंगे। एक पॉइंट और याद रखेंगे, गांव और नगरों के स्थानीय प्रशासन हेतु कल्चुरी शासकों ने पंचकुल व्यवस्था बनवाई थी। ठीक है, जो पंचकुल व्यवस्था है ना, जैसे अभी हमारे गांव में पंचायत होता है, ठीक है, पंचायत होता है, बहुत सारे गांव में पंचायत होता है ना, नगर पंचायत होता है, ग्राम पंचायत होता है, इस प्रकार से आप जानते होंगे, नगर पंचायत, ग्राम सभा, इस प्रकार से सुने होंगे। तो नगर पंचायत या फिर कोई ग्राम पंचायत में से सरपंच होता है, उप सरपंच होता है ना, पंच होता है। तो ये इनकी एक सदस्य संख्या मतलब कि कितने सदस्य होंगे वहाँ पर, जो भी वार्ड वगैरह है उस पर, उसके आधार पर बनता है। जितने वार्ड है वहाँ पर उतने पंच बनते हैं, एक सरपंच बनता है। इस प्रकार से इनके द्वारा गांव का जो प्रशासन है वो संभाला जाता है। इसी प्रकार से नगर पंचायत में जो भी पार्षद वगैरह हैं, है ना, और जो अध्यक्ष हैं, उनके माध्यम से प्रशासन को संभाला जाता है। नगर पंचायत वगैरह में नगर पंचायत, नगर निगम, इस प्रकार से आप जानते हैं। नगरीय निकाय वगैरह अपन पढ़ेंगे, पंचायती राज पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसी प्रकार से कल्चुरी वंश में मतलब कल्चुरी के समय में, कल्चुरी कालीन में पंचकुल व्यवस्था होती थी। इस पंचकुल व्यवस्था में मतलब पंचकुल जो व्यवस्था, उसमें 5 से 10 सदस्य होते थे जो कि गांव के प्रशासन को संभालते थे। गांव या फिर जो नगर है उसका प्रशासन को संभाला करते थे। ठीक है, कब? कल्चुरी शासनकाल में कल्चुरी शासकों ने पंचकुल व्यवस्था बनाई थी। जैसे अभी वर्तमान में क्या बनता है, नगर पंचायत बनता है, ग्राम पंचायत बनता है। उनके माध्यम से गांव का या फिर नगर का जो शासन व्यवस्था है उसको संभाला जाता है ना। जो भी निर्माण कार्य करवाना है, बिजली पानी सबका व्यवस्था वगैरह करना है, और बहुत सारी चीज़ें जो भी देखना है वो सबको संभाला जाता है। तो इसी प्रकार से कल्चुरी कानून में पंचकुल व्यवस्था मतलब पंचकुल चलता था। पंचकुल जिसमें 5 से 10 सदस्य होते थे जो कि पूरे गांव के प्रशासन को संभालते थे। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। चलिए, तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये जो कल्चुरी वंश का रायपुर का जो शाखा है उसके बारे में बात किया, और प्रमुख जो अधिकारी गढ़ वगैरह जो हैं उनके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, ये जो भी अधिकारी गढ़ वगैरह हम लोग बात किया है ना, यहाँ पर ये सब अधिकारी आप ध्यान रखेंगे, जो रतनपुर और रायपुर दोनों के लिए रहेगा ना, और ख़ास करके रतनपुर वाले क्षेत्र में। इस प्रकार से जो था कल्चुरी वंश उसका ये है। चलिए, तो ये हमारा हो गया। अब अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन को देखेंगे, है ना, कल्चुरी वंश के कुछ क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।